नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम सीडीपी कंप्लीट सीरीज़ के अंतर्गत जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा। शैशवावस्था क्या है या किसे हम शैशवावस्था मानेंगे, मनोवैज्ञानिकों ने किसे शैशवावस्था माना है और शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं, ये पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर, जैसा शैशवावस्था के बारे में कहा गया कि शैशवावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। जो कुछ भी व्यक्ति को बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है या पूरे जीवन का आधार निर्धारित होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में या इस लिहाज से भी हम देखें तो मानव जीवन में शैशव काल का शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व है। वहीं वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। इसने वैलेंटाइन ने क्या कहा कि शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, यानी ये आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग की बात की गई। वहीं वॉटसन महोदय, वैलेंटाइन के बाद वॉटसन महोदय ने भी शैशवावस्था के संबंध में कहा कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। यानी शैशवावस्था में जो लर्निंग है, सीखने की तीव्रता, भाई कितनी तीव्र गति से कितनी जल्दी सीख लेता है, और सीमा, उसकी लिमिट, तीव्रता और सीमा शैशवावस्था में क्या होती है? और कालों से, जो और विकास के काल हैं, और विकास के काल से, यानी जितनी भी अन्य, जैसे बाल विकास में हम 2 और अवस्थाओं की बात करेंगे, विकास की 2 काल की बात करेंगे, एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। तो वही वॉटसन महोदय ने कहा कि किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है, से क्या होती है? उससे बहुत अधिक होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में, इस आधार पर हम कि ये भी जानने की कोशिश करें कि इस अवस्था में हमें बच्चों के लिए शिक्षा का स्वरूप यानी एजुकेशन किस तरह से दिया जाए, यानी नेचर ऑफ एजुकेशन हमारा कैसा हो ड्यूरिंग इन्फेंसी या शैशवावस्था में। तो उसके लिए हमें जो विशेष ध्यान रखना है, जो हमारे प्रमुख बिंदु हैं, हम उन प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले उचित वातावरण, पहला बिंदु हम लेते हैं क्या? उचित वातावरण, प्रॉपर एनवायरनमेंट की बात हम करते हैं। अब यहाँ जब हम उचित वातावरण की बात करेंगे तो उचित वातावरण के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। वातावरण कैसा हो? शांत हो, स्वस्थ हो और शांति होगी, और वातावरण हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, तो क्या होगा? उसके साथ साथ बच्चे के लिए क्या हो? सुरक्षित वातावरण की बात हम करते हैं। शिक्षा के लिए वातावरण हमारा कैसा हो? बिल्कुल शांत हो, स्वस्थ हो और सुरक्षित हो, ये जरूरी है। तो यहां हम बात करेंगे सबसे पहले घर की। तो चूंकि घर बालक का प्राथमिक पाठशाला होता है, एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि प्राथमिक पाठशाला या प्राथमिक विद्यालय हम किसे कहते हैं? प्राथमिक पाठशाला वो हमारा घर है या जिसे हम कहते हैं परिवार। तो परिवार या घर हमारा प्राथमिक पाठशाला है। उसके बाद बच्चा कहाँ जाता है? पूर्व प्राथमिक में शिक्षा का जो क्रम शुरू होता है, फिर वो कहाँ जाता है? पूर्व प्राथमिक। तो हम ये कहेंगे कि घर और पूर्व प्राथमिक विद्यालय
कि शिशुओं को शांत, स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इनके लिए क्या करना चाहिए? इनके लिए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि वातावरण एकदम शांत हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और सुरक्षित हो। यहाँ वातावरण शब्द के अंतर्गत जब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वातावरण शब्द की बात हम कर रहे हैं, तो वातावरण शब्द के अंतर्गत दोनों पक्ष, यानी वातावरण के दोनों पक्षों की बात होती है। एक भौतिक वातावरण की बात हम करते हैं, यानी उसके लिए जो भौतिक वातावरण होगा, और बच्चे के लिए सामाजिक वातावरण। इन दोनों वातावरण की बात की जाती है कि यह दोनों ही क्या हों? शांत हों, स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं कि शिक्षा के स्वरूप में अगला बिंदु क्या हमको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आपका आता है दूसरा बिंदु, पालन पोषण। तो पालन पोषण भी आवश्यक है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास का विशेष महत्व होता है। जो उसकी फिजिकल ग्रोथ है, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। तो इस तरह शारीरिक विकास ही विकास के अन्य पक्षों के लिए आधार का कार्य करती है। पालन पोषण के लिए जब हम बच्चे का शारीरिक विकास करेंगे तो ये शारीरिक विकास क्या होता है, ये अन्य पक्ष जितने भी, चाहे वो मानसिक हो, सांवेगिक हो, सामाजिक हो, अन्य पक्षों के लिए क्या करता है? अन्य पक्षों के लिए ये आधार का कार्य करता है। अन्य पक्षों के लिए ये आधार का कार्य करता है शारीरिक विकास। तो हमें बच्चे का उचित पालन पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। और शारीरिक विकास के लिए हमको क्या चाहिए? पौष्टिक आहार चाहिए, संतुलित भोजन चाहिए, यानी जो हमारी बैलेंस्ड डाइट की बात हम करते हैं तो वो संतुलित भोजन होना चाहिए और स्वस्थ भौतिक परिवेश होना चाहिए। जो हमारा इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट की बात हम करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। स्वस्थ भौतिक वातावरण, ये इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ तक भी आपने दार्शनिक महोदय का कथन सुना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो अन्य पक्ष हमारे पूर्णतः उससे क्या होंगे? प्रभावित होंगे और उनका भी विकास उचित रूप में नहीं होगा। अब यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक भोजन हो और उनका सही विकास हो। लेकिन यहाँ ये खाली हम भोजन की ही बात नहीं करते। पालन पोषण में भोजन ही नहीं आता, बल्कि उसका जो एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, यानी जो वातावरण मिलता है बच्चा वहीं से ग्रहण करता है। और हम आप पालन पोषण के लिए अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नर्चर, NURTURE। ये शब्द नर्चर शब्द अपने आप में इस पूरे, यानी शैशवावस्था में जो हम बच्चे के पालन पोषण या उसके शिक्षा के स्वरूप की बात करते हैं, सब इसमें समाहित होता है। जैसे एक एक शब्द, इसके एब्रिविएशन पर हम चलते हैं। N का आशय होता है नेचर। अब ये नेचर किसकी है? यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? चाइल्ड नेचर, यानी जो बालक की प्रकृति है, यानी बच्चों की प्रकृति को, उनके नेचर को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं? हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे अगर बच्चे के खान पान के क्रम में ही हम बात करें तो जो चीज़ उसे नहीं पसंद है आप जबरदस्ती करेंगे तो जो पहले का खाया वो भी वो वॉमिटिंग कर देगा, या जो चीज़ उसे नहीं पसंद है बार बार कराएंगे तो उससे उसकी विरक्ति होने लगेगी, उससे वो दूर जाने लगेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? चाइल्ड नेचर को ध्यान में रखना है और चाइल्ड नेचर के आधार पर ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? उसी के लिए बच्चा, जब हम क्या करेंगे? यू का आशय है यूटिलाइजेशन।
आगे बढ़ने का बात हमने कहा प्रोसीड, यानी हमको बच्चे की प्रकृति को ही इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है। और जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो उस आधार पर आर का आशय होता है, उस आधार पर बच्चा अपना रिस्पॉन्स देगा या रिएक्शन करेगा। हम बात करते हैं रिस्पॉन्स और रिएक्शन, यानी बच्चा अपनी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करेगा। और जब उसका रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स के आधार पर उसके सामने बहुत सारे थ्रेट्स आते हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। तो थ्रेट्स या बैरियर्स की बात हम जब करते हैं, यानी बहुत सारे अवरोध आएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, तो उन थ्रेट्स का रिमूवल हम कैसे करते हैं। जो बच्चे के सामने थ्रेट्स हैं, बाधाएं हैं, या हम कहते हैं कि उनके सामने जो अवरोध, उनके रिस्पॉन्स में बहुत सारी विसंगतियां होंगी। हम दूसरे शब्दों में कह दें कि उनके सामने क्या होंगी, विसंगतियां होंगी। तो उन विसंगतियों को हम कैसे रिमूव करते हैं, उसके रिमूवल पर बच्चे का निर्धारण होता है कि बच्चा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। और इन सारी चीज़ों को बच्चा जब एक समान परिस्थिति में आता है, सेम कंडीशन में आता है, तो उस सिचुएशन या कंडीशन या जो समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, उसी के आधार पर पूर्व के रूप को वो क्या करता है, वो उसे रिकॉल करता है और उसके आधार पर वह प्रॉब्लम सॉल्व करता है या सॉल्विंग एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, यदि इतनी सारी चीज़ें जो हम करते हैं, वास्तव में बच्चे के लिए वही एजुकेशनल इन्वायरमेंट, वही क्या होता है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट या पर्यावरण प्रदान करता है। यानी पालन पोषण में खान पान, रहन सहन के साथ साथ हमको ये भी ध्यान में रखना है, चाहे वो अब ये सारी चीज़ें बच्चे की प्रकृति, चाइल्ड नेचर को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। उसके आधार पर बच्चे का रिस्पॉन्स मिलेगा। उस रिस्पॉन्स में जो भी अवरोध, बाधा, विसंगति, थ्रेट्स हैं, बैरियर्स हैं या गैप्स हैं, जो बीच में गैप्स हो जाएंगे, उनको हम कैसे रिमूव करते हैं या उसे कैसे हम फुलफिल करते हैं, उस आधार पर बच्चा अपवर्ड या डाउनवर्ड। और फिर जब सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम उसको फेस करना होगा, तो वह बच्चा उसे रिकॉल करता है पूरी प्रोसीजिंग को, और उसको प्रॉब्लम, जो भी उसकी सिचुएशन है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है या जो भी बैरियर है, जो भी कंडीशन है, उसमें वह फिर अपनी सॉल्विंग एक्टिविटी करता है, यानी उसे हल करने की गतिविधि को क्रियान्वित करता है। और इन सब के आधार पर एक एनवायरनमेंट, और यही शब्द आपका बनता है नर्चर। तो ये हमारा दूसरा बिंदु। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। ये सारी चीज़ों को तो हमें ध्यान में रखना ही है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण खंड जो है वो ये कि हमें बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सबसे प्रमुख चीज़ तो बच्चे के साथ हमको क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चे के साथ हमें क्या करना चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार। यानी हमारा व्यवहार ऐसा हो कि बच्चा उससे अफेक्टिव हो जाए, उससे वह प्रभावित हो जाए। तो शिशु अपने परिवेश में जो भी उपस्थित वस्तुएं होती हैं या व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में तरह तरह के क्या करता है, उसकी अगला बिंदु अभी आएगा कि उसकी अपनी जिज्ञासाएं होती हैं। तो अब वह जिज्ञासा ही उसकी आवश्यकता के क्रम से शुरू होती है। तो अब जब शिशु को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, शिशु अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। जैसा भी हमने विशेषता में पढ़ा था कि परनिर्भरता होती है,
डिपेंडेंसी की बात हमने की थी, इमेच्योरिटी की बात की थी। तो वही चीज ये कहता है कि बच्चा अपनी आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर होगा और माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इस महत्वपूर्ण स्थिति का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। शिशु को कहने का आशय कि शिशु को बार बार में डांटना, अनावश्यक उसे पीटना, भय उत्पन्न करना, यह कतई नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बच्चे के अंदर अपनी जिज्ञासा, अपनी मन या अपनी आवश्यकता को व्यक्त करने की स्थिति से वह दूर होता जाएगा और धीरे धीरे वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व का धनी हो जाएगा, यानी अंतर्मुख व्यक्तित्व रूप उसका हो जाएगा। बच्चे के साथ हमें कैसा रहना चाहिए, उसके प्रति प्रेम, दया, शिष्टता, सहानुभूति और स्नेह भाव से युक्त सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमारा है स्नेहपूर्ण व्यवहार। फिर अभी जैसे बात आई, अगला बिंदु हम बात करते हैं जिज्ञासा की संतुष्टि। तो स्वाभाविक है कि बच्चे की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और जो परिवेश में वस्तुएं हैं और विभिन्न परिस्थितियां हैं या व्यक्ति हैं, उनके बारे में वह तरह तरह की जानकारी चाहता है। तो वह क्या करता है, वह किसके द्वारा, वह जानकारी एकत्रित करता है प्रश्नों के द्वारा। प्रश्नों के द्वारा वो क्या करता है, वह जानकारी करता है, यानी उनके बारे में वह जानने की कोशिश करता है। तो यहां चाहे वो माता पिता हों या परिवार के अन्य सदस्य हों, शिक्षक हैं या कोई भी व्यक्ति जो उससे परिचित व्यक्ति है, तो उनके यानी बच्चों के जो शिशु हैं उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देना चाहिए। यानी जो प्रश्न होगा उसका कैसा देना चाहिए, बच्चे की जिज्ञासा शांत करने के लिए हमें संतोषजनक उत्तर देना चाहिए। बच्चे के प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक रूप से देकर हम उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें, क्योंकि जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती, दबेगी भी नहीं। आप नहीं बताओगे तो कहीं बाहर से वो सीख के आएगा। यानी वह जिज्ञासा की जो एक रिक्तता दिखाता है, यानी उसे आवश्यकता है, तो उस ज्ञान के लिए, उस जानकारी के लिए आपसे नहीं मिलेगा तो किसी थर्ड से वो जानकारी को लेके उसे संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। आप संतोषजनक उचित रूप में नहीं बताएंगे तो हो सकता है किसी थर्ड से वो गलत रूप में अपनी जिज्ञासा शांत कर ले। तो यहां हमें उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए और शिशु के द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों से उन्हें खींचना नहीं चाहिए। यानी चाहे वो माँ बाप हों, चाहे अभिभावक हों, परिवार के सदस्य हों, शिक्षक हों या कोई भी, बच्चा बार बार प्रश्न करेगा क्योंकि उसकी जिज्ञासा बहुत ही अति जिज्ञासु होता है, विशेषता में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पर हमें उसकी जिज्ञासा संतोषजनक उत्तर से शांत करना चाहिए। फिर अगला आपका आता है मानसिक क्रियाओं के अवसर। अगली बिंदु की बात हम करें, मानसिक क्रियाओं के अवसर। यानी बच्चे को हमें विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं को करने के अवसर देना चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति चूंकि अत्यंत तीव्र होती है, तो स्वाभाविक है कि बच्चे को प्रत्यक्षीकरण करने, संप्रत्यय को बनाने या सोचने यानी चिंतन की बात हम करें, विचारने की बात करें, मानसिक क्रियाओं को करने के अधिक से अधिक अवसर आप दीजिए, जिससे कि उसका सर्वोत्तम मानसिक विकास हो सके। भाई आप जैसे बच्चों से बात करते हैं तो आप उसको छोटी सी कहानी सुनाते हैं, तो कहानी के बाद एक जगह जिज्ञासु प्रश्न पर कहानी को समाप्त करते हैं। तो आप पूछेंगे कि अच्छा बताओ इस कहानी में ये हुआ, तो अब क्या हुआ होगा,
तो बच्चा अपनी जिज्ञासा के आधार पर, अपनी कल्पनाओं, चूंकि इसके बाद आपकी एक विशेषता है कल्पना, तो वह उन कल्पनाओं के आधार पर अपनी मानसिक क्रियाओं को संपादित कर, या जो वो देखा हुआ गतिविधि है, जो वो जानता है, उसके आधार पर वह उसका उत्तर देगा। फिर अगला आता है आपका कि आत्म प्रदर्शन के अवसर। अगला कि बच्चे को मानसिक विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्म प्रदर्शन के अवसर देने चाहिए। तो आत्म प्रदर्शन की बात हम जब करते हैं, यानी उसका सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशन की बात हम करें कि वह कोई भी चीज हो वह उसे प्रदर्शित कर सके। तो शिशु में जबरदस्त आत्म प्रदर्शन की भावना होती है और उसे ऐसे कार्य करने में पर्याप्त रुचि होती है। तो हमको आपको उस बच्चे के उसी रुचि को यूटिलाइज, अभी हमने नर्चर में बताया था कि चाइल्ड नेचर का यूटिलाइजेशन, उसको यूटिलाइज करना है, तो उसके उसी रुचि को हम क्या करें? उपयोग में लें और ऐसे कार्य करने के लिए उसे पर्याप्त अवसर देना चाहिए जिससे कि वह अपनी इस भावना को प्रदर्शित कर सके। जैसे कविता, पाठ, कला, शिल्पकला आदि के माध्यम से शिशुओं को अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए और उन्हें प्रशंसा रूपी पुरस्कार भी देने चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, जिस घर में भी अगर वो 4 साल 5 साल तक का बच्चा है घर में, तो आप ये देखेंगे कि उसकी पहुंच में जो हमारी दीवार होती है वो बिल्कुल पेंट हो जाती है। तो वास्तव में क्या वो डिस्ट्रक्टिव है? नहीं, वो कंस्ट्रक्टिव है। वह अपने भाव को, अपने विचार को क्या करता है? लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है। बस अंतर इतना है, कभी कोई भी भाषा वैज्ञानिक या भाषाविद उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, लेकिन वास्तव में जो आड़ी तिरछी गोली रेखाएं खींचता है वह अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। ठीक। फिर अगला है मूल प्रवृत्ति। चूंकि ये विशेष रूप में हमने विशेषता में बताया था कि बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। तो जो बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है तो हमें उसकी मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब शिशु की मूल प्रवृत्ति का दमन कतई न किया जाए। इसमें जो मूल प्रवृत्ति है, दमन कदापि नहीं, कभी भी इसका दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर वह सही ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका मार्गांतरीकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दमन कदापि नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? इसका मार्गांतरीकरण करना चाहिए। क्योंकि दमन का प्रभाव शारीरिक और मानसिक विकास दोनों को प्रभावित करता है। तो अब मार्गांतरीकरण के लिए हमें मार्ग निर्देशन यानी बच्चे को गाइड करना होगा, उसे समझाना होगा। ये काम यानी मूल प्रवृत्तियों को हमें क्या करना है? प्रोत्साहन देना है। उसके बाद कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। अगला बिंदु, कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, यानी हमें बच्चे के जो भी ज्ञान और कर्म की इंद्रियां हैं उसे प्रशिक्षित करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उसे प्रशिक्षित करना चाहिए। और ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के प्रशिक्षण के क्रम में जब हम बात करते हैं तो ये कहा गया था कि शिशु की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए घर और विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो हमारा किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी विशेषता में हमने बात किया था, किंडरगार्टन एवं मॉन्टेसरी पद्धति। जो किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति है, इसमें कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रिय और मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इनके अनुसार यानी किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी के अनुसार ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हमारी ज्ञान की द्वार हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों की बात हमने की थी। ज्ञानेंद्रियां क्या हैं?
ये ज्ञान का द्वार हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं। इसी के लिए रूसो महोदय, जो शिक्षा शास्त्री रूसो हैं, रूसो महोदय ने अपने विचार दिए थे कि बालक के हाथ, पैर और आंख, बालक के क्या हैं? बालक के हाथ, पैर और आंख यानी नेत्र उनके प्रारंभिक शिक्षक हैं। रूसो महोदय ने क्या कहा? बालक के हाथ, पैर और नेत्र क्या हैं? उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। यानी यही बच्चे को सिखाते हैं। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो ये आपके क्या थे? ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय प्रशिक्षण की बात की थी। उसके बाद बच्चों को इन सब चीजों के लिए एक विशेष रूप देना चाहिए। हमें बच्चों को वार्तालाप के अवसर देना चाहिए। बच्चों को वार्तालाप के अवसर, क्योंकि बच्चे जितना बात करेंगे, जब हम वार्तालाप की बात करते हैं तो उसके लिए भाषाई परिवेश, एक उन्नत भाषाई परिवेश प्राप्त होता है। अभिभावक हो, परिजन हो, शिक्षक हो, तो शिशुओं की छोटी छोटी कहानी, कविता सुनाएं उन्हें और उन्हें याद करें, और शिशु के साथ सरल भाषा में वार्तालाप करें, यानी जिससे आपकी बात को शिशु समझ सके और फिर शिशु उन्हीं तरह या उसी प्रकार सरल भाषा में उसके उत्तर दे सके। तो शिशु के शब्द भंडार को बढ़ाने में और उसके व्याकरण को सही करने में यह प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जितना बच्चा बात करेगा उतना उसका शब्द भंडार बढ़ेगा, उतना ही उसका व्याकरण शुद्ध होता जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा, यानी शिक्षा कैसी होगी इस अवस्था में? क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा। क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा की बात हम करते हैं तो शिशु जन्म से ही क्रियाशील होता है। भाई जो शिशु है ये जन्म से क्रियाशील होता है। जन्म से क्या होता है? ये क्रियाशील। तो अब उसका नेचर है, तो उस प्रकृति को ध्यान में रखकर ये बात कही गई कि जन्म से जब वो क्रियाशील है तो खेल में उसकी अपनी एक सहज रुचि होती है। खेल में उसकी क्या होती है? खेल में उसकी अपनी एक सहज रुचि होती है, और खेल द्वारा या करके सीखने की बात हम करते हैं। किसके द्वारा? खेल और या क्रिया। तो खेल द्वारा या करके सीखना, जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, इसका बच्चे के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। वह स्वयं करके सीखे, खेल खेल में सीखे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसी संबंध में स्ट्रैंग महोदय ने कहा है, स्ट्रैंग महोदय ने खेल को इतना कि शिशु अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। क्या बताया? कि शिशु अपने और संसार के बारे में, अपने और
संसार के बारे में अधिकांश बातें कैसे सीखता है? खेल द्वारा सीखता है। यानी अपने स्वयं के बारे में और संसार के बारे में, यानी संसार की जो भी स्थितियां होती हैं उसे वह खेल खेल में ही, खेल के द्वारा ही सीखता है। और शिक्षा में सबसे विशेष ध्यान जो देना है वह है वैयक्तिक विभेद पर ध्यान। वैयक्तिक विभेद पर ध्यान। हमको, परिवार को, शिक्षक को या प्रत्येक सदस्य को, हमें बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंस हैं उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हमें अपने विचार में इस बात को रखना चाहिए, क्योंकि विकास का स्वरूप, विकास के सिद्धांत में भी ये बताया गया है कि शिशुओं में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। शिशु में, यानी ट्विंस तक की मैंने बात की थी कि जो ट्विंस होते हैं उनमें भी वैयक्तिक विभेद होता है। तो इस शिशु के स्वाभाविक और अनुकूलतम विकास के लिए शिक्षा को देते समय या बच्चे को शिक्षित करते समय हमें विभिन्न प्रकार की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना होगा, तभी हम उचित रूप से बच्चों का विकास कर पाएंगे। और आज का अंतिम बिंदु की बात हम करते हैं, करके सीखने की आदत। करके सीखने की आदत। ऊपर हम खेल और करके सीखना, अब यहां करके सीखने को एक हैबिट के रूप में, यानी उसका क्या इंपॉर्टेंस है लर्निंग बाय डूइंग का, हमको यह भी ध्यान में रखना है कि जन्म से ही बच्चा क्या होता है, जन्म से ही क्रियाशील होता है। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और खेल कूद में उसकी अपनी सहज रुचि होती है। अब उसे कार्य करने या कुछ सीखने के लिए कार्य करने के हमें अवसर देने चाहिए, और वह बालक अधिकांश बातें करके सीखने की जो रूप है, यानी वह जितना करेगा उतना गलतियां होंगी, गलतियों से फिर सुधार करेगा। जो हमारा थॉर्नडाइक का थ्योरम है कि ट्रायल एंड एरर, तो वो जब ट्रायल यानी ट्राई करेगा तब तो गलती होगी या सही होगा, भाई या तो सही होगा या गलत होगा, गलत होगा तो वो फिर उसे सुधार करेगा। तो यह उसकी एक प्रकृति बन जानी चाहिए, उसकी एक आदत बन जानी चाहिए, हैबिट बन जानी चाहिए, और यह हैबिट बनाकर उसे सिखाने का एक शिक्षक और परिवार के सदस्य को प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के खंड में इतना ही, और फिर कल हम बात करेंगे विकास की दूसरी अवस्था, बाल्यावस्था या चाइल्डहुड। नमस्कार, वंदे मातरम।